हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और महातांडव सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं दिल से। और दोस्तों आज सामाजिक विज्ञान का महातांडव सीरीज क्लास 9th है और क्लास 1st से लेकर क्लास 8 तक वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, समय अब बचा नहीं है, मात्र 1 महीने का समय है। बहुत ही अच्छे तरीके से लगन से पढ़ाई कर लीजिए ताकि आपका अच्छा स्कोर उठ पाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप वीडियो को शेयर करना भूलना नहीं है ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड की भी अच्छी तैयारी बने रहे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना प्रश्न में महातांडव सीरीज में करा रहा हूँ स्टूडेंट, उसको आप नोट करके याद करके जाएं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, एक भी क्लासेस मिस नहीं करनी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है, बताइए। NH44, NH8, NH11, NH88, बताइए। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग सही देंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है और आप पढ़े हैं। चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है, NH44। आई होप आपने आंसर फर्स्ट दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, सामूहिक सरकार, सामुदायिक सरकार, राजतंत्र की एक पक्षीय सरकार, बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछ रहा है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, तो सामुदायिक सरकार चलती है बेल्जियम में स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट सबका आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर और सिंपल क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920 को कि 1927 कि 1930 कि 1935। चलिए स्टूडेंट बताइए फटाफट आंसर इसका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप मैच कराइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया स्टूडेंट, 1930 को चलाया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सही दिया होगा और क्लियर भी हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, बताइए। इन चारों ऑप्शन में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए। आप सब लोग भी जानते होंगे कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसा जो स्टेट है जहाँ काली मृदा पाई जाती है, तो गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 5वां है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया, 1973, 1975, 1980, 1989। स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1973। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी दिया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ रहे थे क्या, बहुविकल्पीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। जो क्वेश्चंस बता दिया समझिए कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लोग के लिए। ठीक है, और उसको याद करके जाना है आप लोगों को। पहला प्रश्न है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो उत्तर क्या लिखेंगे कि भारत में जलोढ़ मृदा,
काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन और पहला क्लियर हो गया होगा कि भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो मैंने सब लिख दिया है और याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, याद भी रहा होगा पहले से। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर है। तो उत्तर लिखे कि सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आपने क्लियर कर लिया इसे। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि चाय की भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा कई बार प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चाय की भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट कैसे वर्णन करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे कि चाय के लिए भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। कौन कौन से। तो पहला कि चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हार्मोन्स और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवी क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये तो पहला इसका भौगोलिक दशा हो गया। और दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि चाय को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्णनम और पलारहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो भौगोलिक दशा मैंने लिख दिया है, चाय की भौगोलिक दशा, और इसको आप नोट करके या लर्न करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे क्लियर होता हुआ उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर आपने नोट करके और अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि खनिज क्या है। देखिए बहुत बार पूछा गया, अनगिनत बार पूछा गया खनिज क्या है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे तरीके से लिखा हूँ, आप इसको लर्न करके जाइएगा एग्जाम स्टूडेंट। ठीक है, तो आप उत्तर लिखें कि खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं, खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, ठोस एवं नरम चूना तक शामिल है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खनिज क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तैयार थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत क्या प्रस्ताव है। तो उत्तर लिखिए कि इस सड़क परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। ये चल रहा था आप लोगों का अति लघु उत्तरीय, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ समझिए कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस है आने का। बस इतना तैयार करके जाएंगे आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ महातांडव सीरीज, आपका सब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट कैसे आप लिखेंगे कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से। तो पहला आपका हेडिंग डालिए प्रकृति पर निर्भरता। अब प्रकृति पर निर्भरता हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें कि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षों भर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, चाहे प्राप्त होता है। तो ये पहला पॉइंट आपका था विशेषता इसका प्रकृति पर निर्भरता। और दूसरा आप हेडिंग डालेंगे कृषि की निम्न उत्पादकता। अब कृषि की निम्न उत्पादकता में लिखेंगे कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। तो ये आपकी दूसरी हेडिंग रह गई है कि कृषि की निम्न उत्पादकता। ठीक है, और देखिए यहाँ पे
तीसरी हेडिंग जो 3 विशेषता बताना था, 2 विशेषता मैंने बता दिया, तीसरी की विशेषता यहाँ पे है। तीसरी की विशेषता की हेडिंग डालिए खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। अब खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता हेडिंग डाल के लिखना है कि भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग पर व्यापारिक अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पहला लघु उत्तरीय का समाप्त होता हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। मैंने 3 विशेषता आपको बता दिया है। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। चलिए हर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। इस स्लिप में आपको मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर दूसरे, और क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 तरीके से पूछा गया है बहुत बार। पहला कि राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है, या तो दूसरा भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो उत्तर आपको क्या लिखना है कि जाति प्रथा का राजनीतिक पर प्रभाव, हेडिंग डाल लेना। ठीक है, इसमें लिखना आपको जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है उसी प्रकार राजनीति भी जाति पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको लिखना है इसमें कि हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए पहले वह अपने समूह को जिन जातियों को छोटा या नीच बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब वह उन्हें साथ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉइंट था। क्वेश्चन पॉइंट दूसरा लिखे कि चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, बिल्कुल सही। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे आगड़ा और पिछड़ा। ठीक है, तो आगड़ा और पिछड़ा देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ 3 पॉइंट में आप लोगों को पॉइंट वाइज इसको बता दिया कि राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है, तो जाति प्रथा को राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से लिख के आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम लोग लघु उत्तरीय पढ़ रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट, अब हम पढ़ेंगे क्या दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको आपको किसी कीमत पर लिख के याद करके जाना है क्योंकि वो 7 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन इस लिमिटेशन नहीं है, हर साल आता है। ठीक है, फिक्स रहता है भाई। देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए सुनिए कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत में जितनी मृदा पाई जाती है सबको वर्णन करना है, एक एक से दर्शा कर लिखना है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, तब आपको 7 नंबर एग्जामिनर देगा। तो चलिए इस प्रश्न को मैं लिख के लेकर आया हूँ पूरा एक्सप्लेन तरीके से और सब समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं अब विकसित हुई हैं। अब कौन कौन सी मृदाएं विकसित हुई हैं, तो पहला मृदा आपका जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा फर्स्ट है। ऐसे हेडिंग डालकर आपको लिखना पड़ेगा कि भारत का संपूर्ण उत्तरीय मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। भारत का संपूर्ण उत्तरीय मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना होता है। यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये तो आपका पहला था अभी जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दिया हूँ। अब देखिए तो पहला था, अब दूसरा कौन मृदा है, तो काली मृदा। अब काली मृदा हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। अब काली मृदा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, अब किस प्रकार लिखना है काली मृदा, चलिए देखते हैं एक नज़र। इन मृदाओं का रंग काला है, इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेंगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है।
यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका काली मृदा के बारे में हो गया। ठीक है, काली मृदा आयोडीन डाल के आपको इतना लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख भी रहे होंगे हमारे साथ। चलिए अब तीसरा क्या है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा है लाल और पीली मृदा। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट है लाल और पीली मृदा। अब इसको देख लेते हैं। तो इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीला भी होता है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो लाल मृदा और पीली मृदा के बारे में हो गया। ये तीसरा है। अब चौथा कौन सी मृदा है? तो लेटराइट मृदा। अब लेटराइट मृदा में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट कि लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिमाण है। ठीक है, अब देखिए इसमें और लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। इस मृदा में उसी में लिखना है, इस मृदा में हार्मोन्स की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। कौन? लेटराइट मृदा जो होती है काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो ये चौथी मृदा था। पांचवा मृदा आ गया मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। इन मृदाओं का रंग क्या होता है? लाल और भूरा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। मृदाओं में हार्मोन्स और नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तो ये पांचवी मृदा आपकी थी क्या? मरुस्थलीय मृदा, जैसा कि आप जान गए। और छठवां आपका जो कि लास्ट मृदा आपका है वन मृदा। अब वन मृदा क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा, वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में यह मृदा दोमट और सिलदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमांछादित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपर्दन होता है। तो यहाँ देखिए छठी मृदा थी जो कि वन मृदा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं भारत में। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको एक एक बताया, तब जाके 7 नंबर एग्जामिनर आपको पूर्ण रूप से देगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। ये वाला प्रश्न था, ठीक है, कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस वीडियो में मैंने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर किया है। ये सारे प्रश्नों को ईमानदारी से आपको नोट करके और याद करके 2021 बोर्ड एग्जाम तक आपको जाना है। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है। अगर इतना याद कर लेते हैं जितना मैं मार्तांडो सीरीज करा रहा हूँ, तो 90+ कोई आपको रोक ही नहीं सकता। सारे क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आएंगे, एक भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।